तो एग्जामायरा ऑफिशियल स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते। आज हम सीटेट इंग्लिश पेडागोजी के उन सारे मुश्किल और कंफ्यूजिंग टॉपिक्स की गहराई में उतरने वाले हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़े कुछ बेहतरीन नोट्स और आर्टिकल्स हैं, तो हमारा मिशन है इन सब में से सबसे जरूरी बातें निकालना और उन्हें इस तरह समझना कि दोबारा कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जी जान लगा दो, क्योंकि अब की बार सीटेट पार। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे क्लासिक कंफ्यूजन से, स्किमिंग और स्कैनिंग। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है बिल्कुल अलग। हाँ, और हमारे सोर्स में इन्हें समझाने का तरीका बड़ा मजेदार है। स्किमिंग को कहा है दूध से मलाई निकालना और स्कैनिंग को एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। बिल्कुल। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये मलाई निकालने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप पूरे टेक्स्ट को गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं, बस ऊपर ऊपर से उसके मुख्य विचार या सार को समझ रहे हैं, जिसे जिस्ट कहते हैं। अच्छा। जैसे हम सुबह अखबार उठाते हैं और सिर्फ हेडलाइंस पर नजर दौड़ाते हैं, ये जानने के लिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। मतलब हर एक शब्द पढ़ना जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद सिर्फ एक ओवरऑल आइडिया लेना है। ये एक ग्लोबल कॉम्प्रहेंशन की तकनीक है। अच्छा, मतलब सिर्फ काम की मोटी मोटी बातें निकाल लेना। तो फिर स्कैनिंग एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक कैसे हुई? सोचिए, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले क्या ढूंढते हैं? कोई खास चीज, कोई प्रतिबंधित वस्तु? एग्जैक्टली। वो हर यात्री के हर सामान को नहीं देखते, उनकी नजर एक खास चीज पर होती है। ठीक वैसे ही स्कैनिंग में हम पूरे टेक्स्ट में से कोई एक खास जानकारी या फैक्ट ढूंढ रहे होते हैं। जैसे डिक्शनरी में कोई शब्द ढूंढना। बिल्कुल। या ट्रेन टाइम टेबल में अपनी ट्रेन का नंबर खोजना। आपकी आंखें बाकी सारी जानकारी को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ उस एक टुकड़े को खोजती हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये दोनों सिर्फ पढ़ने के तरीके नहीं, बल्कि ये भी है कि हम जानकारी से चाहते क्या हैं, है ना? सही पकड़ा। और इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है कि हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है, टॉप डाउन और बॉटम अप। हाँ, तो क्या स्किमिंग और स्कैनिंग को इनसे जोड़ा जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इन्हें बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। टॉप डाउन प्रोसेसिंग का मतलब है होल टू पार्ट, यानी बड़े आइडिया से छोटी डिटेल्स की तरफ जाना। मतलब पहले से जो पता है उसका इस्तेमाल करके अंदाजा लगाना। हाँ, आप अपने पहले से मौजूद ज्ञान और संदर्भ का इस्तेमाल करके अर्थ का अंदाजा लगाते हैं। स्किमिंग काफी हद तक टॉप डाउन है, क्योंकि आप हेडलाइन पढ़कर पूरे लेख का सार समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर बॉटम अप इसका ठीक उल्टा हुआ? बिल्कुल। मतलब अक्षरों और शब्दों से शुरू करके पूरे मतलब तक पहुंचना। अच्छा। बॉटम अप में आप सबसे छोटी इकाई से शुरू करते हैं, अक्षर, उनकी ध्वनियां, फिर शब्द और फिर वाक्य का पूरा अर्थ। इसमें डिकोडिंग पर बहुत जोर होता है। समझ गया। अब जब कोई भाषा सीख रहा होता है तो उसकी प्रवीणता के भी दो स्तर बताए गए हैं, बिक्स और कैल्प। सोर्स में इन्हें प्लेग्राउंड लैंग्वेज और टेक्स्ट बुक लैंग्वेज कहा गया है। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर क्लासरूम में इसका क्या मतलब है? इसका क्लासरूम में बहुत गहरा मतलब है, और ये वो जगह है जहां कई टीचर गलती कर जाते हैं। कैसे? देखिए, बिक्स यानी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स वो भाषा है जो बच्चे दोस्तों के साथ बातचीत में, खेल के मैदान में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब जो रोजमर्रा की बोलचाल होती है। हाँ बिल्कुल, ये रोजमर्रा की सामाजिक भाषा है। कोई बच्चा जो स्कूल में नया नया आया है, वो शायद 6 महीने में ही बिक्स में माहिर हो जाए और दोस्तों से खूब बातें करने लगे। और टीचर को लगेगा कि इसे तो भाषा आ गई, अब ये पढ़ाई में भी अच्छा करेगा। एग्जैक्टली। यहीं पर मुश्किल शुरू होती है, क्योंकि अकादमिक सफलता के लिए बिक्स नहीं, कैल्प चाहिए। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। हाँ, ये टेक्स्ट बुक की भाषा है, जटिल अमूर्त विचारों को समझने और व्यक्त करने की भाषा। जैसे इतिहास की क्लास में किसी क्रांति के कारणों पर निबंध लिखना, या साइंस में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को समझना। मतलब बिक्स में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि कैल्प में भी अच्छा हो। बिल्कुल नहीं। कैल्प को विकसित होने में 5 से 7 साल तक लग सकते हैं। बाप रे, मतलब एक ही बच्चा 2 अलग-अलग तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, और कभी-कभी तो एक ही वाक्य में 2 भाषाएं मिला भी देते हैं। यहीं पर कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग की बात आती है। इनमें क्या फर्क है? एक को स्विच और दूसरे को मिक्स क्यों कहते हैं? ये बहुत ही आम चीज है, खासकर हमारे जैसे बहुभाषी समाज में। कोड स्विचिंग का मतलब है जब आप बात करते करते जानबूझकर एक भाषा से दूसरी भाषा में पूरा का पूरा स्विच कर जाते हैं। जैसे एक पूरा वाक्य ही दूसरी भाषा में बोल दिया। हाँ, जैसे कोई कहे आई वॉज वेरी टायर्ड येस्टरडे, इसलिए मैं जल्दी सो गया। यहाँ एक पूरा क्लॉज ही बदल गया। ये एक सचेत चुनाव होता है। और कोड मिक्सिंग, जिसे सोर्स में खिचड़ी कहा गया है। हाँ,
कोड मिक्सिंग में आप पूरी भाषा नहीं बदलते, बल्कि एक ही भाषा के वाक्य में व्याकरण के नियमों के साथ दूसरी भाषा का कोई शब्द डाल देते हैं। जैसे मेरी ट्रेन लेट हो गई थी, बिल्कुल। या मुझे बहुत टेंशन हो रही है। यहाँ वाक्य का ढांचा हिंदी का है, पर उसमें अंग्रेजी के शब्द फिट कर दिए गए हैं, जैसे खिचड़ी में मटर का दाना। समझ गया। अब कुछ और बड़े कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं जो सुनने में बहुत भारी लगते हैं, ट्रांसलैंग्वेजिंग और मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। ये ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या सिर्फ ट्रांसलेशन करना है या कुछ और है? यह ट्रांसलेशन से कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा विचार है। देखिए, पुरानी सोच ये थी कि भाषाएं हमारे दिमाग में अलग अलग डिब्बों में बंद रहे, हिंदी अलग, अंग्रेजी अलग। अच्छा। ट्रांसलैंग्वेजिंग इस विचार को चुनौती देता है। ये कहता है कि एक बहुभाषी व्यक्ति के पास एक ही भाषाई भंडार होता है और वो जरूरत के हिसाब से अपनी सभी भाषाओं के ज्ञान का इस्तेमाल एक साथ करता है। मतलब एक भाषा दूसरी को सीखने में रुकावट नहीं है, बल्कि पुल का काम करती है। बिल्कुल सही, यही इसका सार है। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? क्लासरूम में ये कैसा दिखेगा? जरूर। मान लीजिए एक टीचर क्लास में अंग्रेजी का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है। अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे तो वो उन्हें अपनी मातृभाषा में उस पर चर्चा करने के लिए कह सकती है। तो बच्चे पहले अपनी भाषा में सोचेंगे। हाँ, बच्चे अपनी भाषा में विचार बनाते हैं और फिर उसे अंग्रेजी में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। यहाँ उनकी मातृभाषा L1 ने अंग्रेजी L2 को समझने के लिए एक सीढ़ी का काम किया। यह भाषाओं के बीच की दीवारों को गिरा देता है। ये तो सीखने का बहुत ही सशक्त तरीका लगता है। और मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाषा के बारे में सोचना और उसका विश्लेषण करने की क्षमता। मतलब सिर्फ भाषा का इस्तेमाल न करना, बल्कि उसे एक वस्तु की तरह देखना। जैसे एक मैकेनिक गाड़ी को सिर्फ चलाता नहीं, वो उसके पुर्जे पुर्जे को समझता है। अच्छा। वैसे ही जब कोई बच्चा ये समझता है कि अन लगाने से शब्द का मतलब उल्टा हो जाता है, जैसे हैप्पी से अनहैप्पी, तो वो मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस का इस्तेमाल कर रहा है। इससे वो अपनी भाषा का बेहतर लेखक और संपादक बन जाता है। बिल्कुल। बहुत खूब। अब पेडागोजी की दुनिया के कुछ बड़े नामों पर आते हैं। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के बिना तो बात ही अधूरी है। हाँ, उनके 3 कॉन्सेप्ट्स ZPD, स्कैफोल्डिंग और प्राइवेट स्पीच बहुत अहम है। ZPD सुनने में तो अच्छा लगता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पर क्या ये असल क्लासरूम में प्रैक्टिकल है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। ZPD वो दायरा है जो एक बच्चा अकेले जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच में है। सीखना इसी दायरे में होता है। थ्योरी तो शानदार है, लेकिन 40 बच्चों की क्लास में हर बच्चे का ZPD पहचानना, ये तो बहुत मुश्किल है। लगभग असंभव है, और यहीं पर स्कैफोल्डिंग का विचार काम आता है। अच्छा, वो मचान वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, स्कैफोल्डिंग का मतलब है वो अस्थायी मदद जो टीचर या कोई ज्यादा जानकार साथी बच्चे को देता है, ताकि वो ZPD को पार कर सके। जैसे कोई हिंट देना? बिल्कुल। जैसे किसी मुश्किल सवाल को हल करने के लिए कुछ संकेत देना या समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। जैसे ही बच्चा सीखने लगता है, ये मदद धीरे धीरे हटा ली जाती है। और प्राइवेट स्पीच? जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो अक्सर बड़ों को लगता है कि ये बस यूं ही बड़बड़ा रहे हैं। वाइगोत्स्की ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उनके लिए प्राइवेट स्पीच बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी टूल है। जब बच्चे कोई मुश्किल काम करते हुए खुद से बात करते हैं, तो वो असल में अपने विचारों को दिशा दे रहे होते हैं। मतलब वो खुद को गाइड कर रहे होते हैं। हाँ, ये उनके लिए एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन है। तो अगली बार कोई बच्चा ऐसा करते दिखे तो उसे टोकना नहीं चाहिए। समझ गया। अब वाइगोत्स्की से बिल्कुल अलग भाषा सीखने पर 2 और विचार हैं, स्टीफन क्रैशन और BF स्किनर के। हाँ, ये तो जैसे 2 अलग अलग ध्रुव हैं, भाषा सीखने की सबसे बड़ी बहसों में से एक। क्या हम भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं या ये सिर्फ आदत और नकल से सीखते हैं? यही सवाल है। क्रैशन एक इनेटिस्ट है। वो मानते हैं कि हमारे दिमाग में भाषा सीखने का एक इनबिल्ट सिस्टम है। उनकी इनपुट हाइपोथेसिस कहती है कि बच्चा भाषा तब सीखता है जब उसे उसके मौजूदा स्तर, मतलब आय से, जो उसकी समझ में आ सके, बहुत आसान या बहुत मुश्किल नहीं। और उनका अफेक्टिव फिल्टर का आइडिया भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफेक्टिव फिल्टर एक तरह की भावनात्मक दीवार है। क्रैशन कहते हैं कि अगर बच्चा तनाव में है, डरा हुआ है या बोर हो रहा है, तो ये फिल्टर ऊपर उठ जाता है और जो भी सिखाया जा रहा है वो उसके दिमाग में नहीं जाता।
मतलब सीखने के लिए एक सकारात्मक और आरामदायक माहौल बेहद जरूरी है। बिल्कुल, ज्यादा तनाव का मतलब है कम सीखना। और स्किनर, उनकी दुनिया में इन सब भावनाओं की कोई जगह नहीं है। उनके लिए तो सब कुछ इनाम और सजा है। जी, स्किनर एक व्यवहारवादी थे। उनके अनुसार भाषा सीखना किसी भी और आदत को सीखने जैसा ही है, नकल, अभ्यास और आदत निर्माण से। मतलब बच्चा बड़ों की नकल करता है। हाँ, और जब वो सही बोलता है तो उसे शाबाशी या टॉफी मिलती है, और जब गलत बोलता है तो उसे टोका जाता है। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। इन थ्योरी से ही पढ़ाने के अलग अलग तरीके भी निकले होंगे, जैसे टीपीआर और डायरेक्ट मेथड। हाँ, टीपीआर यानी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एक बहुत ही मजेदार तरीका है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। इसका मूल विचार है कि दिमाग और शरीर एक साथ सीखते हैं। इसमें टीचर कमांड देती है और बच्चे उस पर शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे स्टैंड अप, टच योर नोज। बिल्कुल, यहाँ बोलने का दबाव नहीं होता, बस सुनकर एक्शन करना होता है। और डायरेक्ट मेथड, इसका तो एक ही सुनहरा नियम है, नो मदर टंग। क्या ये तरीका शुरुआती लोगों के लिए बहुत मुश्किल नहीं हो जाता? हो सकता है, और यही इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। डायरेक्ट मेथड या नेचुरल मेथड इस विचार पर आधारित है कि दूसरी भाषा भी वैसे ही सीखी जानी चाहिए जैसे हमने अपनी पहली भाषा सीखी थी, बिना अनुवाद के, सीधे अनुभव से। हाँ, क्लास में मातृभाषा का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन होता है। टीचर तस्वीरों, इशारों और एक्शन का इस्तेमाल करके सीधे टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाती है। क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी बात कर लेते हैं। रेलिया और ऑथेंटिक मटेरियल, क्या ये एक ही चीज है? नहीं, इनमें एक बारीक सा फर्क है। रेलिया का मतलब है असली वास्तविक चीजें जिन्हें आप क्लास में लाते हैं, जैसे सब्जियों के नाम पढ़ाते हुए असली टमाटर और आलू ले आना, बिल्कुल। या पैसे का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए असली सिक्के और नोट्स दिखाना। इससे सीखना ठोस और यादगार बन जाता है। तो फिर ऑथेंटिक मटेरियल क्या है? ऑथेंटिक मटेरियल वो सामग्री है जो भाषा बोलने वाले नेटिव लोगों के लिए बनाई गई है, भाषा सिखाने के लिए नहीं। अच्छा, जैसे कोई अखबार का आर्टिकल या रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड। हाँ, या रेलवे का टिकट या कोई विज्ञापन। जब आप इनका इस्तेमाल क्लास में करते हैं तो आप छात्रों को भाषा का असली रोजमर्रा का रूप दिखाते हैं। अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत जरूरी चीजों पर आते हैं। वोकैबुलरी में कोलोकेशंस क्या होते हैं? कोलोकेशंस उन शब्दों के जोड़े होते हैं जो स्वाभाविक रूप से एक साथ आते हैं। भाषा में कुछ शब्दों की आपस में दोस्ती होती है। जैसे हम तेज बारिश के लिए हेवी रेन कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं। बिल्कुल सही। या हम गलती करने के लिए मेक अ मिस्टेक कहते हैं, डू अ मिस्टेक नहीं। ये नियम से ज्यादा आदत पर आधारित है। और मूल्यांकन के दो तरीके, फॉर्मेटिव और समेटिव। इन्हें असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्यों कहते हैं? ये फॉर और ऑफ का क्या चक्कर है? ये छोटा सा शब्द इनके पूरे मकसद को बदल देता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यानी सीखने के लिए आकलन। मतलब ये सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है? हाँ, ये लगातार चलता रहता है। इसका मकसद बच्चे को ग्रेड या नंबर देना नहीं, बल्कि ये पता लगाना है कि उसे कहाँ मुश्किल आ रही है, ताकि उसकी मदद की जा सके। एक डॉक्टर के डायग्नोसिस जैसा। हाँ, जिसके बाद इलाज मतलब रेमेडियल टीचिंग होती है। तो समेटिव असेसमेंट असेसमेंट ऑफ लर्निंग हुआ, यानी सीखने का आकलन। बिल्कुल, ये टर्म या कोर्स के अंत में होता है, ये नापने के लिए कि छात्र ने कितना सीखा। इसका मकसद जजमेंट और ग्रेडिंग करना है। आपकी फाइनल परीक्षा या मार्कशीट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत साफ हो गया। आखिर में हमारे देश की बड़ी पॉलिसीज एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 भाषा के बारे में क्या कहती हैं? दोनों ही पॉलिसीज एक बहुत ही प्रगतिशील विचार को आगे बढ़ाती हैं, बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। ये मानती हैं कि क्लास में बच्चों की अलग अलग मातृभाषाएं एक समस्या नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संसाधन है। मतलब उन्हें दबाने की बजाय उनका इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, और दोनों ही पॉलिसीज कहती हैं कि कम से कम कक्षा 5 तक और हो सके तो 8 तक पढ़ाने का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। और अंग्रेजी का क्या स्थान है? एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी भारत में एक ग्लोबल भाषा है। वहीं संविधान के अनुसार ये एक सहायक आधिकारिक भाषा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किसी भारतीय भाषा से ऊपर या नीचे नहीं देखा जाता।
तो आज हमने CTET इंग्लिश पेडागोजी के लगभग सभी जरूरी और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स की गहराई से पड़ताल कर ली। हाँ, और जैसा सोर्स में भी कहा गया है, निचोड़ यही है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स की साफ समझ हो और परीक्षा में पैसेज हल करते समय पहले सवालों को पढ़ा जाए। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। परीक्षा के लिए इन सिद्धांतों को याद रखना जरूरी है, लेकिन क्या हम ये भी सोच सकते हैं कि एक टीचर के तौर पर हम इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी क्लास को कितना जीवंत और असरदार बना सकते हैं?